तो पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिट मटेरियल स्टार्ट कर दिया था। तो कंपोजिट मटेरियल्स में ये पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट चल रहा था, जिसमें हमने लार्ज पार्टिकल को पढ़ लिया था। लार्ज पार्टिकल में हमने सीमेंट पढ़ी थी, पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ी थी और आरसीसी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट और इसके बाद फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट पढ़ेंगे। फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट में कॉन्टीन्यूअस या फिर लॉन्ग जिसका सिर्फ अलाइंड पार्ट होता है, और डिसकंटिन्यूअस या फिर शॉर्ट में अलाइंड और रेंडमली ओरिएंटेड दोनों पार्ट होते हैं। ये दोनों पढ़ेंगे फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट में। तो आज हम ये पार्ट यहाँ डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड और फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चरल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए कोर्स ज़्यादा ना हो इसलिए स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता दूंगा मैं स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी अगर कमेंट आएंगे अलग से पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से पार्ट में, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आज दोनों पार्ट ख़त्म कर लेंगे। कंपोजिट मटेरियल का इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कॉन्टीन्यूअस लॉन्ग जो होता है ये लेंथ के हिसाब से डिवाइड होते हैं, कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है ये आगे चल के पता चल जाएगा सब। तो चलिए चालू करते हैं डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट। तो डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट देख लेते हैं। तो डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट में क्या होता है कि इसमें मेटल जो होता है, मेटल की एलॉय की मैट्रिक्स भी होती है और पार्टिकल जो रेनफोर्स करते हैं वो भी मेटल के होते हैं। और पार्टिकल जो साइज होता है डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड में, तो डिस्पर्जन का मतलब ही होता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है उसका डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का, उसकी रेंज 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल और जो मैट्रिक्स मटेरियल है डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, उसमें पार्टिकल और मैट्रिक्स मटेरियल दोनों का इंटरेक्शन जो होता है, बॉन्ड जो बनता है, वो एटॉमिक लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे बनता है। तो हम डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड मटेरियल में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनते हैं। और जो हम लार्ज पार्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें जो मैट्रिक्स और पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड थे वो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल के नहीं थे। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। जो लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वैसे वही लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ओनली मेटल और मेटल एलॉय मैट्रिक्स कैन रेनफोर्स, मतलब मेटल या फिर मेटल एलॉय मैट्रिक्स को ही हम रेनफोर्स करते हैं। पार्टिकल आर वेरी स्मॉल साइज, जनरली डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन द रेंज ऑफ 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक है, और पार्टिकल एंड मैट्रिक्स इंटरेक्शन कैन बी ट्रीटेड एट एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स का। इसका एक एग्जांपल है जो है थोरिया डिस्पर्ज्ड निकल, टीडी निकल बोलते हैं इसे, थोरिया डिस्पर्ज्ड निकल। अब इसमें होता क्या है देख लेते हैं। थोरिया डिस्पर्ज्ड निकल में तो इसमें जितना भी टोटल वॉल्यूम है उसके 3% वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल होता है जो कि थोरिया का होता है, जिसका फार्मूला THO2 होता है। और इसको निकल मैट्रिक्स में हम डिस्पर्ज करते हैं। जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है वो निकल का होता है और जो पार्टिकल होता है वो थोरिया का होता है। और जितना भी टोटल वॉल्यूम है उसका 3% पार्टिकल होता है, 3% पार्टिकल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो थोरिया निकल होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर तक भी स्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। तो थोरिया डिस्पर्ज्ड निकल में क्या होता है, इन दिस 3% वॉल्यूम पार्टिकल ऑफ थोरिया आर डिस्पर्ज्ड इन मैट्रिक्स एंड निकल, मैट्रिक्स ऑफ निकल। ठीक है, रिजल्टिंग थोरिया TD निकल कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर देन निकल। बस ये था। अब इसके बाद अगला जो है वो
अगला पार्ट जो है वो फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट है। यहाँ से हमारा पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट ख़त्म हुआ और सेकंड पार्ट आ गया फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट। अब फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट भी पढ़ लेते हैं। तो फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट में क्या होता है कि इसमें जो मैट्रिक्स फेज होता है जनरली सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी मैट्रिक्स होती है। जो मैट्रिक्स बनाई जाती है वो सॉफ्ट और लो डेंसिटी मैट्रिक्स होती है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे है। जैसे ये हमने एग्जांपल के लिए हम मान लें ये मैट्रिक्स मटेरियल है। जैसे अगर मैट्रिक्स का मतलब जिसकी लेयर हम चिपकाते हैं उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और फाइबर जो होता है वो जैसे कि ये कोई मेटल नहीं, ऐसे मान लें कि ये कोई रबर है, ठीक है, रबर मटेरियल है। तो ये रबर मटेरियल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर फाइबरस मटेरियल अंदर दूसरी प्लेट एक और ले लेंगे, दूसरी प्लेट इसी के साथ में कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये कोई दूसरी प्लेट हमने इसी के साथ लगा दी, एक और वो यहाँ तक होगी, समझ में आ जाएगा। रुको थोड़ा सा, बीच में प्लेट है, एक प्लेट ऊपर से लगा दी, ठीक है। अब दूसरा ये फाइबर का है, फाइबर में हमने प्लेट लगाई, जैसे ऊपर रबर लगा दिया, नीचे से हमने बीच में हमने ग्लास लगा दिया। फाइबर ग्लास ही होता है ना, फाइबर टाइप। तो ग्लास लगा दिया हमने, बीच में एक प्लेट ग्लास लगा दी। अब नीचे से फिर से हमने नीचे से एक प्लेट और नीचे से रबर की दूसरी प्लेट लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ग्लास होता है वो ग्लास जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है और वो होता है आपका ब्रिटल फ्रैक्चर होता है ग्लास का, तो सडन फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ऊपर नीचे से हमने रबर की प्लेटें लगा दी तो इसमें डक्टिलिटी आ गई थोड़ी सी, तो इसकी वजह से इसका सडन फ्रैक्चर तो अभी भी होगा, लेकिन इसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जो ग्लासेस होती हैं उसमें कोटिंग करी जाती है, इसी वजह से करी जाती है ताकि उसका फ्रैक्चर जल्दी ना हो, ठीक है। तो जैसे जो गाड़ियों पे ग्लास लगी होती है, बस में सामने फ्रंट ग्लास होता है बस का, उस पे ये सब लगाया जाता है ताकि जब पत्थर वत्थर कोई मारे तो जल्दी पूरा ना टूटे। यही रीज़न होता है कि पत्थर या फिर डंडे से जब कभी गाड़ियों पे कोई मारता है तो ग्लास टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो ये कंपोजिट मटेरियल्स के ही बने होते हैं। तो एक मैट्रिक्स फेज होती है और एक रेनफोर्समेंट फेज होती है। रेनफोर्समेंट मतलब जो बीच में डाल दे उसी को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये जो होता है वो स्टिफ स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। जो रेनफोर्समेंट फेज होती है फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, जैसा नाम है वैसा ही होगा। तो फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट में स्टिफ स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है और मैट्रिक्स जो होता है वो सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी मैट्रिक्स होता है। और तो इसकी वजह से क्या होता है, इट प्रोवाइड हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड स्पेसिफिक स्टिफनेस, जिसकी वजह से हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक स्टिफनेस आ जाती है। और क्या होता है कि सफिशिएंट कंपोज पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड sufficient to the composite fibers should have critical length given as सफिशिएंट, यहाँ पे सॉरी स्ट्रेंथ मिसिंग है, यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा। जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए फाइबर जो मटेरियल हम जो प्रोवाइड कराते हैं, जो हम फाइबर फेज होता है, जो फाइबर हम रेनफोर्समेंट करते हैं उसकी एक क्रिटिकल लेंथ होती है। मतलब कितने लेंथ का हम फाइबर रेनफोर्समेंट में फाइबर को कितने लेंथ का रखें, उस लेंथ को हम क्रिटिकल लेंथ कहते हैं। क्रिटिकल लेंथ, तो क्रिटिकल लेंथ का फार्मूला होता है LC = सिग्मा F × D / 2τc। यहाँ पे सिग्मा F जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर है, LC जो है वो क्रिटिकल लेंथ ऑफ फाइबर, मतलब
इससे कम लेंथ अगर हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो आगे देखेंगे क्रिटिकल लेंथ क्या होती है। ये फार्मूला है, ये देख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइबर डायमीटर और डी होता है, और टाउ सी जो है वो फाइबर मैट्रिक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या फिर इसी को शियर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं।